नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, आज हम चर्चा बिहार की ही करेंगे और चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की। देखिए, बिहार में राजनीतिक लड़ाई तो दो पक्षों के बीच है। एनडीए के बीच, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। यह मान लिया गया है कि जब कभी विधानसभा का चुनाव होगा, वे ही नेता होंगे। और दूसरी ओर से इंडिया ब्लॉक, मतलब तेजस्वी यादव। तो लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी यादव। लेकिन देखिए, चुनाव तो अगले साल होना है। अब दिल्ली के साथ होता है या नियत समय पर होता है। यदि नियत समय पर चुनाव होने हैं तो 14 महीने बचे। और 14 महीने पहले इन दो की लड़ाई के बीच में तीसरे की बात बिहार में चल रही, और वो है प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर क्या है यह सभी जानते हैं। यदि हम बिहार के चेहरों की बात करें तो लालू यादव, नीतीश कुमार और अब प्रशांत किशोर ऐसे हैं जिनकी पहचान कहीं भी आप बता सकते हैं कि ये हैं। और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ाना तो जानते हैं, यह बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी पार्टी जन सुराज 2 अक्टूबर को पंजीकृत हो जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के पास वोट क्या है क्या नहीं है, यह तो अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन 14 महीना पहले गांव तक में यह बात छिड़ चली है कि देखिए, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, बात में तो दम है। अभी बिहार की राजनीति क्या है? नीतीश कुमार जब कभी चुनाव की बात करते हैं, चुनाव की चर्चा बिहार में होती है, तो 2005 के पहले के दिनों का स्मरण कराया जाता है कि कहीं उस दौर में फिर से बिहार न चला जाए। मतलब एक भय का माहौल दिखाकर चुनाव जीतने की कोशिश। और जब कभी तेजस्वी यादव की बात होती है तो फिर समीकरणों की बात होती है, माई समीकरण, कभी माइक समीकरण। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार को समीकरण से इतर, बिहार के मुद्दे पर और जो सवाल वह उठा रहे हैं, लोगों की जेहन में घुस जा रहा है। उनके पास वोट क्या है मुझे नहीं पता, उन्हें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा यह भी मुझे नहीं पता। लेकिन जो वह कह रहे हैं, लोगों को बात समझ में आ रही है। क्या हम 2005 के पहले के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते रहेंगे? क्या हम समीकरणों के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते रहेंगे, या इससे इतर जो बिहार का असली मुद्दा है? बिहार के गांव खाली होते जा रहे हैं, केवल बूढ़े माँ बाप बच रहे हैं जिनके बच्चे अपने पिता को साथ नहीं ले गए या माँ पिता ने जाने से मना कर। हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, हमें कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये मुद्दे जनता के जेहन में घुस तो रहा है और चर्चा तो हो गई। लेकिन 14 महीने चर्चा हो जानी कि जिस तरीके से गांव में लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, तेजस्वी यादव को जानते हैं, लालू यादव को जानते हैं, चिराग पासवान को जानते हैं, अब प्रशांत किशोर को भी जान। तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति जो है वह नए रास्ते पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है? सफल होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन डर तो है। देखिए, आरजेडी सबसे पहले डरी हुई दिखाई पड़ी। और पिछले दिनों जब बीजेपी की बैठक हुई तो विनोद तावरे ने कहा प्रशांत किशोर को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ताकत देखी है। नीतीश कुमार 2014 में हार गए थे, 2015 में किस तरीके से चुनावी रणनीति गढ़ी गई। ममता बनर्जी, क्या कहा जा रहा था, 2 मई दीदी गई। अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू हालिया उदाहरण है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का कोई भविष्य है बिहार में, या जो वे बातें कह रहे हैं बिहार के लोग उनकी बातों को सुनेंगे? अभी आप भी गांव से लौटे हैं और कई मतलब 2 हफ्ते तक रह गए, क्या आपने महसूस किया जी चीज? देखिए, गाँव में या हमारे मोतिहारी शहर में जो चर्चा हुई, वो हम बताएँगे। कल भी हमने एक हिंट किया था उसका। जी। आपने जो इसमें कई सवाल उठाए हैं, और उन तमाम सवालों का जवाब बहुत आसान नहीं है, बहुत सरल नहीं है। एक तो ऐसे भी जी। बिहार की जो राजनीति है,
पूरे देश की राजनीति, कहीं की भी राजनीति बहुत जटिल होती है, बहुत वो एक रेखीय नहीं होती है, एक लाइन पर चलने वाली चीज नहीं है राजनीति। वो हमेशा एक उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलता होती है। और जी प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जो उन तमाम जटिलताओं को समझते हैं। देखिए, हम्म, बाकी सारे नेता कितना समझते हैं उन जटिलताओं को, ये अलग सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति, जो आपने कहा, वो किसी न किसी विरासत की पॉलिटिक्स कर रहा है, या किसी न किसी विरासत को भाई की रिप्रेजेंट कर रहा है, या बिल्कुल समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। या हम्म, किसी ऐतिहासिक स्थितियों का लाभ उठा करके सत्ता में आया। देखिए, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए 2004 में, तो पिछले उसके पहले के 15 साल की जो स्थितियां बनी थी बिहार में, उनको उसका हम्म, फायदा मिला। वो उसका फायदा लेने की बिल्कुल कोशिश कर रहे थे पिछले उसके पहले 10 साल से, लेकिन उसका फायदा मिला। जो ऐतिहासिक स्थितियां थी बिहार में मौजूद थी, उसका फायदा मिला। लालू जी यादव उस लीगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कर रहे थे, उस लीगेसी के दम पर सत्ता में आए थे, जो बीपी सिंह की थी। बोफोर्स कांड के जी बाद बीपी सिंह ने जो आंदोलन शुरू किया, जो जनता दल का एक माहौल बना, उस रथ पर सवार होकर के आए, और पहले वो पिछड़ों के मसीहा बने, और फिर उन्होंने एमओआई का एक समीकरण बनाया। तो उनके उसको 3 चरण समझ सकते हैं, उनकी राजनीति के 3 नहीं, चरणों को आप अजीत जी देख सकते हैं। मैं रुकूंगा अजीत जी, मैं रोकता हूं। देखिए, मैं पिछले दिनों प्रशांत किशोर के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो लालू यादव के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, लालू यादव सबसे पहले गरीबों के नेता बने, फिर बिल्कुल। वो पिछड़ों के नेता बन गए, और फिर वो यादवों के नेता बन गए। और यादव भी लोकसभा चुनाव में अलग, विधानसभा चुनाव में अलग। तो लालू यादव जो हैं, 1G 2G 3G तक पहुंच चुके, अब 4G और 5G में, ये तेजस्वी यादव है। मतलब गरीब पिछड़ा यादव। जी हाँ, तो वही वही बात कह रहे थे हम कि बीपी सिंह की जो लीगेसी थी, वो तो गरीब की लीगेसी थी। जी वो बिल्कुल। बोफोर्स का आंदोलन खड़ा करके, और राजीव गांधी के खिलाफ एक आंदोलन जो चला था, जनता दल, उस आंदोलन की लहर पर सवार होकर के बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री हुए थे। उसके बाद वो जी पिछड़ों के नेता बने, पिछड़ों के मसीहा हुए, और फिर वो मुस्लिम यादव के नेता बन गए। यादवों के नेता कहिए, मुस्लिम तो एक अवसर की तलाश में था कि किसके साथ चला जाए, उसको कांग्रेस के साथ नहीं जाना था। 1992 में 6 दिसंबर की जो घटना है बाबरी की, उसके बाद से तो वो जी वो मौके के तलाश में था, एक विकल्प की तलाश में था। तो लालू यादव की राजनीति समीकरण की राजनीति है, जो आपने कहा कि समीकरण की राजनीति है, जिस समीकरण में मुस्लिम यादव अस्थायी रूप से हैं। जो अभी एक कहा जाता है, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बताते हैं कि जब उनकी पॉलिटिक्स शुरू होती है, तो वो 32% वोट से आगे रहते हैं। जो बिल्कुल। मायावती के लिए, जो ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में वो 28-29% वोट से आगे रहती हैं हमेशा, वहां से जी वो शुरुआत करती है, उतनी पूंजी उनकी किटी में होती है। तो वो समीकरण की राजनीति है, उसमें वो कुछ नया नहीं जोड़ पाते हैं। तेजस्वी यादव उसकी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार, जो बिहार में ऐतिहासिक स्थितियां थी, उनके आधार पर चुनाव जीते, और बाद में उन्होंने अपने को कंसोलिडेट किया 5 साल के अपने कामकाज के आधार पर, जो कानून व्यवस्था का काम था, और लालू यादव के शासन का कंट्रास्ट दिखा करके उन्होंने जो शासन किया। ये 2 धाराएं हैं, 2 तरह की राजनीति है। प्रशांत जी किशोर अब इसमें आ रहे हैं। हम्म, मेरा मानना है कि वो उस धारा में तो कतई नहीं जाएंगे, जो समीकरण वाली धारा है या समीकरण वाली बिल्कुल। राजनीति है, वो कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम्म, ओवरऑल जिस जाति से वो आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसका 10% वोट है बिहार में। हम्म, अगली जाति 10% है, तो उसके जी आधार पर, उसमें भी एक जाति या 2 जाति के आधार पर तो वो राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। बिहार की 13 करोड़ लोगों की जी, वो राजनीति नहीं कर बिल्कुल। सकते, इसलिए उसमें वो जाएंगे नहीं। उनको जाना हम्म, भी नहीं चाहिए। ये भी उन्होंने जो एक बात कही है कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देंगे, वो उन्होंने क्यों कही है, और उसके आगे उसका क्या इस्तेमाल उनके सामने है, उनके पास है, उनके तर्कस में कौन सा तीर है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उस जी समीकरण में नहीं जाना चाहिए, जाति के किसी हम्म, भी खेल में नहीं जाना चाहिए किसी भी नए प्लेयर को। वो जान रहे हैं कि वो उस खेल का माहिर खिलाड़ी कौन है। उस खेल बिल्कुल। खेल का माहिर खिलाड़ी लालू यादव और नीतीश कुमार है। तो उसमें नहीं जाना चाहिए। वो उस सामाजिक समीकरण वाली राजनीति वो नहीं कर सकते हैं। वो जी कुछ कुछ नीतीश कुमार वाली धारा की राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, नीतीश कुमार जिन स्थितियों में 2005 में सत्ता में आए थे, उसके 20 साल के बाद वो स्थितियां फिर से बिहार में मौजूद है। उन स्थितियों बिल्कुल। में सुधार जो होना शुरू हुआ था, वो सुधार आगे नहीं बढ़ा। 2010 के बाद उनकी गाड़ी भी पटरी से उतर गई। तो वो स्थितियां मौजूद हैं जो 2005 में मौजूद थी। जी बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, लॉलेसनेस, ये तमाम चीजें बिहार में आज भी हैं, जिसका जिसका मुद्दा बना करके 2005 में नीतीश कुमार आए थे। आए दिन बिल्कुल। संगठित अपराध नहीं है, हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। संगठित जी अपराध को नीतीश कुमार ने खत्म किया, या कुछ और दूसरे कारणों से वो खत्म हुए, वो एक अलग हम्म, चीज है।
लेकिन अपराध बहुत बढ़ा हुआ है। आए दिन आप भी लगातार प्रोग्राम करते हैं कि कहाँ तनिष्क का शोरूम लूट लिया गया, कहाँ बैंक लूट लिए गए, कहाँ मुथूट या किसी के गोल्ड फाइनेंस की कंपनी लूट ली गई, कहाँ राह चलते लूट मार हो गई। ये चीजें बहुत ज्यादा है, इसको कोई जी रोक नहीं बिल्कुल। सकता पूरी तरह से। लेकिन जी शासन का जब बाल रहता है तो अपराधियों के मन में एक भय रहता है। तो लॉलेसनेस की स्थिति है, अपराध बहुत बढ़ा हुआ है। गरीबी हम्म। तमाम जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बिहार के हैं, नीति आयोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो सूचकांक बनाता है, जो टैली बनाता है, उसमें उसमें इनवेरिएबली बिहार सबसे नीचे रहता है हर चीज पर। चाहे जी वो मानव विकास सूचकांक आप देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, पर्यावरण देख लीजिए। पोल्यूशन में बिहार के कई शहर जो हैं देश के टॉप 10 में आए हुए हैं। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं, जो 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 पिछड़ापन है, वो कतई कंट्रोल नहीं हो रहा है। और पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए है बिहार का, बिहार बिल्कुल। किस तरह से सप्लाई करने की फैक्ट्री बन गया है पूरे देश के लिए, तो वो आज भी है। पलायन होना शुरू हुआ था 90 के दशक में, जो बड़ा मुद्दा बना था नीतीश कुमार के लिए, आज वो स्थितियां भी हैं। तो ये जो स्थिति है, जिसको बोलते हैं कि एकदम पकी हुई स्थितियां पक गई हैं, जिसको दुष्यंत कुमार ने जी कहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो आप बिल्कुल। समझिए कि बिहार में एक पीर जो है वो पर्वत की तरह हो गई है, वो पिघलनी चाहिए। ये जी। आदर्श स्थिति है। इसी धारा की राजनीति में प्रशांत किशोर जा सकते हैं। आप कुछ हम्म। कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था अजीत जी कि देखिए आप बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जाति की राजनीति में फँसेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और बिहार देखिए मुझे भी लगता है आप भी बिहारी हैं, बिहारियत को हम लोग जीते हैं, शान से जीते हैं। और मैं तो वैसा बिहारी हूँ जो विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार में रहा। अवसर तो मेरे बिल्कुल। पास में थे कि मैं भी दिल्ली चला जाता, कहीं और चला जाता। हम्म। बिहार आज ठहरा हुआ एक प्रदेश लगता है, बिल्कुल। पीछे जाता। जो नीतीश कुमार आगे ले जाने की बात कर रहे थे, जब कभी मैं नीतीश कुमार को सुनता हूं तो वह 2005 के पहले का स्मरण कराते हैं या फिर ये कहते हैं मैंने इतना किया है ना जी, आपको पता ही है ना। आगे क्या? बिजली सड़क पानी के आगे क्या? मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं अजीत जी। भले मैं यूपीएससी नहीं कर पाया, चाहत भी नहीं थी, मैं तो ग्रेजुएशन में ही पत्रकारिता में आ गया था, लेकिन फक्र होता था जब यूपीएससी के नतीजे आते थे कि साइंस कॉलेज का ये, पटना कॉलेज का ये, बीएन कॉलेज का ये, वाणिज्य का ये। लेकिन पिछले एक दशक को छोड़िए, पिछले 2 दशक में हमने ये नहीं सुना कि पटना विश्वविद्यालय का कोई लड़का पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला यूपीएससी में सिलेक्ट किया गया। जिस पर हम नाज करते हैं और जो हम कहते हैं कि बिहार देश की ब्यूरोक्रेसी में बिहार का दबदबा है, वे लड़के 10वीं तक बिहार में पढ़ते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। सोचिए हम अपने बच्चों की कोचिंग भी खुद नहीं करा पाए। कोटा कैसे बना? कोटा में पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षक बिहार के। क्या परिस्थितियां हुई कि बिहार में नहीं? कोई भी व्यक्ति कह दे जो सरकारी स्कूल में मास्टर हैं जिनकी तनख्वाह 50,000, 35,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, क्या वे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी सरकारी स्कूल में। तो बिल्कुल ठहर गया। जिसके पास पैसा है और जो सरकार है, सरकार स्वयं भी बीमार होती है तो क्या वह पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जाती है? एम्स खुल गया, एम्स में जाते हैं? नहीं जाते। वह फिर पहुंचते हैं मेदांता में, वह पहुंचते हैं पारस में, वह पहुंचते हैं मेडिवर्सल में। तो बुनियादी समस्या ये, और जो बात प्रशांत किशोर बार-बार कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा कमाने जाएगा, अमीर का बच्चा पढ़ने जाएगा, लेकिन बिहार से बाहर जाएगा। एक और सवाल देखिए, पिछले दिनों बरैया से कुछ लोग आए हुए थे, बड़ी जाति के लोग। वे मतलब मिडिल क्लास फैमिली और पिछड़ी जाति का जो समूह है, उससे संबंध रखते थे। गांव में एक बहस चल रही है। अब यह बहस किसने छेड़ी है? मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनकी ही टीम ने छेड़ी है कि क्या बिहार का मुख्यमंत्री कम से कम 10वीं पास नहीं होना चाहिए? देखिए, यह सवाल तब उठा था जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाई गई थी। और कुछ लड़के जाते हैं और यह सवाल छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सवाल
जो जनता के दिमाग में सीधे हैमर कर रहा है, हथौड़ा मार रहा है। क्या ये नहीं होना? मैं कल रात एक डिनर पार्टी में था, 100 से संख्या में लोग थे, और सभी बड़े लोग, डॉक्टर थे, वकील थे, सभी लोग थे जो विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार रहे। उनके बीच भी प्रशांत किशोर की चर्चा। मैं तो यही कह रहा हूं कि 14 महीने पहले प्रशांत किशोर चर्चा के केंद्र तो बन गए। यह तो बड़ी बात है, जिस स्ट्रैटेजी के लिए वो जाने जाते हैं। देखिए, ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट भी है, ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि ये पहली लड़ाई यही होती है कि आपका चेहरा लोग जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के पीछे हमेशा यही साइकी, यही सिद्धांत काम करता है कि ऐसे चेहरों को लोग आगे करते हैं जिसके बारे में लोग जब परिचित होते हैं, जिससे या जिसके प्रति अच्छी धारणा होती है, उसका एक फायदा भी मिलता है और उसके इर्द गिर्द फिर पॉलिटिकल नैरेटिव बनाए जाते हैं। ये प्रशांत किशोर भी कई बार कर ही चुके हैं। तो वो लड़ाई अगर आप उसको कहें तो उस लड़ाई को वो पहले एक जीत चुके हैं, एक लड़ाई मतलब लड़ाई में आ चुके हैं कि अगर जो नए चेहरे हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे सम्राट चौधरी का चेहरा हो या नीतीश कुमार का चेहरा हो एनडीए की जेडीयू की तरफ से, या तेजस्वी यादव का चेहरा हो और चिराग पासवान का चेहरा हो, मुकेश सहनी का चेहरा हो, तो ये जो नए चेहरे आए हैं या पुराने चेहरे एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके बरक्स प्रशांत किशोर का चेहरा पहचाना जाने लगा है, लोग जानने लगे हैं। उनकी विचारधारा या आइडियोलॉजी कहें या उनका जो सिद्धांत है, जो अब एक तो पॉलिटिक्स हो गई है, पोस्ट आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स है जो उन्होंने भी की हुई है, और जिसके 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 वारिस है अरविंद केजरीवाल की। अब आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स नहीं है, तो विचारधारा की राजनीति नहीं है। वेलफेयरिज्म जो है, लोक कल्याण जो है, जन कल्याण है, वही एक विचारधारा है और उसी की राजनीति है। ये पोस्ट आइडियोलॉजी की जो पॉलिटिक्स है, तो वो कहते हैं उसी बात की, वो कोई बड़ी जटिल विचारधारा नहीं बताते हैं प्रशांत किशोर। कोई समाजवादी विचारधारा हो या कोई दक्षिणपंथी विचारधारा हो जिसको बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही है, वैसी कोई विचारधारा की बात नहीं करते हैं। वो बिहार के 13-14 करोड़ लोगों की भलाई की बात करते हैं, वही उन्होंने अपनी विचारधारा बना ली है और उस विचारधारा को लोग समझने लगे हैं, उस पर यकीन करने लगे हैं। देखिए, आपको जो हम लोग अभी चर्चा शुरू में कर रहे थे कि एक तो सामाजिक समीकरण वाली बात है जिसमें उनको नहीं जाना चाहिए, दूसरी बिहार के और सुधार की बात है जो उनका फोटे हो सकता है। नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके 2015 में उन्होंने उसी आधार पर चुनाव लड़ाया था और जिताया था, जो इंडिया जो महागठबंधन जो बना था पहला। तो उसके लिए उनको दो चीजों की जरूरत है, एक साफ सुथरे चेहरे की जरूरत है जिसकी बातों पर लोगों को यकीन हो, और दूसरा जो लोगों का भला करने के लिए आपके पास जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, जो आपकी रूपरेखा है, उसकी जरूरत है। नीतीश कुमार के पास एक जुमला था जिसमें बीजेपी ने उनकी मदद की कि जंगल राज समाप्त करना है। अब ये तो नहीं कर सकते हैं प्रशांत किशोर की जंगल राज है, जंगल राज समाप्त करना है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से मुक्ति दिलानी है और विकास के रास्ते पर ले जाना है बिहार को। बिहार के नौजवानों को योग्य बनाना है कि वो अपने रोजगार हासिल कर सकें, नौकरी हासिल कर सकें, या कोई ऐसा रोजगार शुरू करें जो कहते हैं प्रशांत किशोर की जहां बाहर से लोग आकर के नौकरी करें बिहार में। देखिए, इसकी काट अभी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने जो ओपन किया शिक्षक की बहाली में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली कहां से लोग आकर के बहाल हुए, ये बात तो प्रशांत किशोर ने कहनी शुरू की थी ना कि हम ऐसी स्थितियां बनाएंगे बिहार में कि बाहर से आकर के लोग नौकरी करेंगे। तो ये अपने आप में एक गर्व का भाव भरने वाली चीज है। जो बिहारी उपराष्ट्रीयता की बात होती है, जो आज तक बहुत ज्यादा प्रमुखता से नहीं की जाती थी, वो भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि एक गर्व का भाव आएगा बिहारी के होने के नाते, तभी आप जाति और धर्म दोनों से ऊपर उठ पाएंगे। अगर ये गर्व का भाव नहीं आया, अगर आप बिहारी उपराष्ट्रीयता का जो बिहारी सब नेशनलिज्म का नैरेटिव आप नहीं सेट कर पाए, तो फिर आप कैसे जाति और धर्म से मुक्त करेंगे बिहार के लोगों को? वो नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि आप सब नेशनलिज्म का भाव आए। जैसे ममता बनर्जी, वो तो बहुत ही बारीकी से, बहुत करीब से प्रशांत किशोर जुड़े हुए थे जब ममता बनर्जी ने बांग्ला अस्मिता का दाव खेला, और उस दाव पर धर्म के, हिंदुत्व के सारे बीजेपी के दाव को फेल किया उन्होंने। तो बांग्ला अस्मिता का दाव था, बांग्ला भाषा का जो दाव था, वो ममता बनर्जी के काम आया। ऐसे तमिल सब नेशनलिज्म हो या मराठा सब नेशनलिज्म हो, ये काम करता है धर्म की भावना को और जाति की भावना को रोकने के लिए। तो ये जो प्रशांत किशोर अभी कर रहे हैं, बिहारी उपराष्ट्रीयता का भाव बड़ी बारीक से, बहुत सटल तरीके से वो कर रहे हैं इस बात को कि बाहर से आकर के लोग नौकरी करें। एक बात है, नहीं देखिए ना, वो कह रहे हैं गुजरात वाली बात वो करते हैं कि 26 विधायक को 26 सांसद वाला प्रधानमंत्री बनाता है गुजरात, 40 सांसद वाले को क्या मिलता है बिहार को। तो ये भी उसी का पार्ट है। बिहारी सब नेशनलिज्म, बिहार की आइडेंटिटी की बात है ये।
अब देखिए वो कह रहे हैं कि देखिए जब गाँव में बूढ़े माँ-बाप ही रह रहे हैं, बूढ़े दादा-दादी ही रहे हैं, तो उनकी देखभाल का ज़िम्मा तो यदि बच्चे नहीं उठा रहे हैं, बच्चे दूर चले जा रहे हैं, सरकार को उठाना होगा। वे कहते हैं कि नहीं, ₹2000 वो जाति की बात नहीं कर रहे हैं कि इस जाति को मिलेगा, इस जाति को नहीं मिलेगा। जो भी बूढ़े हैं, उन्हें ₹2000 महीना हम देंगे। अब देखिए शराबबंदी पर तो बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि सरकार बनते ही घंटे भर के भीतर मैं बातचीत कर रहा था, वे कह रहे थे, मैं नीतीश कुमार का पैर छू लूँगा, उनके सामने सरेंडर बोल दूँगा। कहीं वो हमें दिखा दे कि गांधी ने कहा था कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। उनका कहना है प्रशांत किशोर का कि गांधी को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है। गांधी ने समाज सुधार की बात कही, जिसमें नशाबंदी पर बात कही गई थी, इस समाज सुधार के माध्यम से। प्रशांत किशोर सवाल करते हैं कि गांधी तो भाई इसके भी प्रेमी थे कि लोगों को वेजिटेरियन होना चाहिए। तो क्या आप जितने नॉन-वेज खाने वाले लोग हैं, उन्हें कानून बनाकर जेल में बंद कर देंगे? हुँ? और इस कारण शराबबंदी, अधिकारी और पुलिस वाले मालामाल हो गए, सिंडिकेट खड़ा हो गया, पूरी दुनिया में कहीं शराबबंदी सफल नहीं हुई। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और आप कह रहे हैं तो शराबबंदी तो मतलब स्टैंड क्लियर है कि देखिए बिहार की समस्याओं के साथ और बिहार के मुद्दों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए यदि ये कहा जा रहा है कि महिलाएं सबसे ज्यादा खुश हैं, लेकिन लाखों की संख्या में जो गरीब लोग जेल गए, उनकी भी तो पत्नियां हैं। तो ये बात तो है अजीत जी। देखिए, ये तो सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जिसकी चर्चा आम बिहारी करता है और इस जी बार भी हम सुन के आए और इसके पहले जब भी जाते थे तो सुन के आते थे कि शराबबंदी को लेकर के किस तरह से समाज बटा हुआ है। जो समझदार लोग बिल्कुल। हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि आप कंट्रोल करिए, आप नियंत्रित करिए इसको, प्रोहिबिशन का कोई समाधान नहीं है। पूरी तरह की पाबंदी, किसी भी तरह की पाबंदी समाधान नहीं है, आप कंट्रोल करिए। और नीतीश कुमार ने तो इतना पिक एंड चूज के तरीके से महात्मा गांधी का इस्तेमाल किया। उन्होंने ठीक कहा प्रशांत किशोर ने कि महात्मा गांधी तो बहुत सारी बातें करते हैं, महात्मा जी। गांधी तो सत्ता के मॉडल को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो तो ट्रस्टीशिप की हम्म, बात करते थे। क्या नीतीश कुमार हम्म, ट्रस्टीशिप पर जाएंगे? वो जो हिंद स्वराज, अगर जिसने भी पढ़ा, एक पतली सी किताब है गांधी की, उसको पता है अगर वो पढ़ेगा तो कि ये तमाम जो शासन का मॉडल है वो गांधी के विचार के सारे गांधी विचार के विरुद्ध है। तो वो ये बिल्कुल। सिर्फ आप एक आपने पन्ना चुन लिया, वो भी एक दिन चुना 2016 में। उसके पहले हम्म, आप नीतीश कुमार की सरकार ही हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर शराब की दुकान खुलवा रही थी। तो क्या जी। उसके पहले उन्होंने गांधी को नहीं पढ़ा था? देखिए, हम्म, ये तो ऐसी चर्चाएं हैं, ये ऐसी स्थिति, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर समाज बटा हुआ है। आज भी 10 तरह की बातें होती हैं। जब आपको रेवेन्यू की जरूरत आती है तो आपके पास क्या सोर्स है रेवेन्यू का? आप हम्म, बिहार के पास कोई माइंस एंड मिनरल्स नहीं है और तमाम चीजों को फंड करना है, वेलफेयर की स्कीम्स को फंड करना है, एजुकेशन को फंड करना है, हेल्थ को फंड करना है, और इस्टेब्लिशमेंट का इतना भारी कॉस्ट है आपके ऊपर कि आप जो है वेतन और भत्ते देने हैं, नई नौकरियां आपको, नई बहालियां करनी है, तो आपके पास रेवेन्यू कहां से आएगा? तो एक जी। रेवेन्यू का एक सोर्स था शराब का, आबकारी का, जिसको आपने बंद कर दिया है। आप उसको रेगुलेट हम्म, कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो और होम नियम बने डिलीवरी हुए चालू हो गया। कॉलेजों के आसपास, हाँ, होम डिलीवरी चालू हो गया। होम डिलीवरी चालू हो गई और एक जी। पूरी ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी की पूरी इकोनॉमी खड़ी हो गई बिहार में। सरकार का बिल्कुल। रेवेन्यू कम हो गया, एक ब्लैक इकोनॉमी खड़ी हो गई जो जिसके पैसे जमीन में जा रहे हैं, बेतहाशा जमीन की कीमतें बढ़ गई, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई, हो गया जमीन खरीदना, मकान खरीदना जी। बिहार जैसे स्टेट में। तो ये उसके हम्म, कई सारे जो रिपल इफेक्ट होते हैं एक चीज खराब होने का, तो वो सब हुआ है। तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर का स्टैंड उस पर क्लियर होना बहुत अच्छी बात है कि शराब बंदी समाप्त करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो, इसको कंट्रोल करेंगे। आप पुलिस फोर्स को मजबूत करिए, आप लोगों को एजुकेट करिए। आज अगर लड़कियां एजुकेट हो जाती हैं, पढ़ लिख लेती हैं, नौकरी के लायक हो जाती हैं, तो फिर कैसे उसके साथ डोमेस्टिक हिंसा हो सकती है? घरेलू हिंसा तो वो अपने खुद ही रोकने में सक्षम हो जाएंगे। उनको आप सक्षम बनाइए, बहुत तरह के उपाय हैं। जी। लड़कियों को, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए शराब बंद कर देना ये कोई उपाय नहीं है। ये कई उपायों हम्म, में एक उपाय हो सकता है, लेकिन ये बहुत प्रभावी उपाय नहीं है। तो इस तरह से मुद्दे जो है बिहार से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। पलायन का मुद्दा वो उठा रहे हैं, जो आपने कहा कि गरीब का बच्चा कमाने और अमीर का बच्चा पढ़ने नहीं जाए। इसके लिए उनके पास, उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी स्कीम है कि हम रोजगार के इतने अवसर पैदा कर देंगे कि हमारे यहाँ के लोग तो बाहर नहीं ही जाएंगे, बाहर के लोग आकर के नौकरी करेंगे।
और दूसरी जो शिक्षा की व्यवस्था में अगर आप सुधार कर देते हैं, देखिए आपने बताया एम्स के बारे में, हम अभी देख रहे थे, अभी अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रेटिंग आई है, एनआईआरएफ की, जो नेशनल जी जो बिल्कुल। फ्रेमवर्क है भारत सरकार का एनआईआरएफ का, उसमें देखिए बिहार में जो आईआईटी बना है वो किस पोजीशन पर है, तमाम आईआईटी से नीचे है। जो पहले जी 6-7 जो टॉप आईआईटीज थे उनको छोड़ दीजिए, तो जो नए बने आईआईटीज भी अपने टॉप 10 में अपनी जगह बना रहे हैं। जैसे गुवाहाटी ने बनाया, असम के आईआईटी ने, जैसे पंजाब के रोपड़ की भी रैंकिंग सुधरी है, कई लोगों की, कई आईआईटीज की रैंकिंग सुधरी, लेकिन बिहार में आईआईटी भी खुला तो वो भी नीचे चला गया। जी तो बिल्कुल। ये बिहार की तासीर में, बिहार में ये जो जो पूरी प्रणालीगत खामी जिसको कहते हैं, सिस्टमेटिक फेल्योर जिसको कहते हैं, व्यवस्थागत कमी है बिहार में, उसको ठीक करना है। उसका आइडिया लेकर के प्रशांत किशोर आ रहे हैं, वो अपना वो आइडिया बेच रहे हैं कि हम इस जी संस्थागत खामियों को दूर करेंगे। हम शिक्षा में जो संस्थागत खामी है, स्वास्थ्य में जो संस्थागत खामी है, पॉलिसी मेकिंग में, जो नीति निर्माण में जो संस्थागत खामी है, रेवेन्यू कलेक्शन में जो सिस्टमेटिक फेल्योर है, कमजोरी है, उसको दूर करेंगे। तो ये चीजें लोगों को अपील कर रही हैं। देखिए उनकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई जादू कर रहे हैं, वो ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं जो बिहार की जनता महसूस कर रही है, बिहार के नागरिक महसूस कर रहे हैं, खास तौर से जो नौजवान है वो महसूस कर रहे हैं, और जिन लोगों के बच्चे बाहर हैं वो महसूस कर रहे हैं, वो बुजुर्ग भी महसूस कर रहे हैं, वो सारी बातें वो उठा रहे हैं। तो ये उनकी ताकत है। इसको ताकत बना करके अगर वो आते हैं चुनाव में, अपनी राजनीतिक पार्टी बना करके, तो निश्चित रूप से बड़ा असर डालने की स्थिति में होंगे। नहीं अजीत जी, एक बात तो देखिए, सामाजिक रूप से यह सच है ना कि बिहार की जो बेटियां, चाहे जिस घर की हो, वह जाकर बाहर पढ़ गई, चाहे दिल्ली पढ़ी, पुणे पढ़ी, बंगलोर पढ़ी, जहां भी पढ़ी, वह वापस बिहार आकर बिहार में शादी नहीं करना चाहती। दूल्हा ऐसा हो जिसका घर भले बिहार हो, लेकिन वह काम कहीं और करता। और देखिए एक सच यह भी है, और इस सच के बारे में तो हम कई वर्षों से चर्चा करते हैं, कि जब कभी हम लोगों से बातचीत करते हैं चुनाव के वक्त या चुनाव के पहले भी, कि बिहार में क्या, 3 मिनट के पब्लिक ओपिनियन, 2 मिनट 45 सेकंड तक लोग नीतीश कुमार को कोसते हैं, लेकिन आखिरी 15 सेकंड में कह देते हैं नीतीश कुमार का विकल्प कौन। तो देखिए इसका आशय यह है कि विकल्प तो तलाश रहा है बिहार। तेजस्वी यादव, देखिए 2020 के नतीजे को देखिए, 2020 में तो 38 सीटें हुए, चिराग पासवान की कृपा से जीत गए। और यदि हम सामाजिक स्थितियों और परिस्थितियों समीकरण को भी देखें, तो मुसलमानों में कुछ अकुलाहट है, छटपटाहट। पूर्णिया लोकसभा चुनाव का नतीजा देख लीजिए, इतना पसीना बहाया तेजस्वी यादव ने, लेकिन वहां यादव और मुसलमान दोनों पप्पू यादव के साथ चले गए। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव देख लीजिए, यादव तो रह गए और मुसलमान चले गए निर्दलीय शंकर सिंह के साथ। सिवान में हिना साहब, मुसलमान उनके साथ चले गए, अवध बिहारी चौधरी के साथ यादव। तो विकल्प तराश रहे हैं, और लालू यादव को भी यह बात समझ में आई है कि मुसलमान उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले थे। और यही वजह रही कि दोनों थके और हारे दिखाई पड़ रहे थे। हिना साहब और लालू यादव में समझौते की पहल, तेजस्वी यादव और ओसामा साहब गवाह बने कि नहीं, हम दोनों को एक होना होगा। तो मुसलमानों को समीकरण के तहत भी इकट्ठा कर पाना। और आप कहते हैं ना कि दिल्ली में शीला दीक्षित को हराना था, बीजेपी को लोग वोट दे रहे थे, लेकिन बीजेपी नहीं हार रही थी। अरविंद केजरीवाल आए और चुनाव जीत गए। असम गण परिषद किस तरीके से प्रफुल्ल मोहंता ने सरकार बना ली, किस तरीके से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां थी, और आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। तो मुसलमान भी दिल्ली में जब हारने की बारी आई, नौबत आई, तो मुसलमान जो कांग्रेस के साथ थे उन्होंने भी शीला दीक्षित का साथ छोड़ दिया जब विकल्प मिल गया। तो हाँ, तो ये स्थिति, राजनीतिक परिस्थितियां भी जो हैं, मतलब यह जो कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी भी चिंतित है और आरजेडी भी चिंतित है। भले ही आप आरोप लगा लीजिए कि प्रशांत किशोर फला की बी टीम है, लेकिन परेशानी दोनों जगह है कि यदि कहीं किसी ने विकल्प के रूप में देख लिया तो फिर क्या हो जाएगा पता नहीं, अर्थ होगा कि फर्श होगा। देखिए ये एक तो ये बी टीम वाला नैरेटिव अब चलता नहीं है, लोग पता नहीं क्यों जी बार बार पार्टियां बी टीम बताती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी लगातार कहा गया कि बीजेपी की बी टीम है।
ये उनको जी, बार-बार कहा जाता रहा और ये भी कहा जाता रहा कि उनका अन्ना हजारे का जो आंदोलन था रामलीला मैदान में, उसको आरएसएस ने फंड किया, बीजेपी ने फंड किया। बीजेपी, आरएसएस ने लोग मोबिलाइज किए क्योंकि वो कांग्रेस की केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा था। तो ये सब कहा जी, गया, लेकिन जब राजनीतिक दल बनाया अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने कांग्रेस को भी हरा दिया, बीजेपी को भी हरा दिया। तो ये बी बिल्कुल। टीम वाली तो कोई बात नहीं है, विकल्प की बात है हुँ, ये जो आपने कहा। तो ये 3 मॉडल है, 2 मॉडल तो आपने बताया, चर्चा की, जैसे असम का मॉडल था, असम गण परिषद हुँ, का। वहाँ जी, लगातार उल्फा की हिंसा और उसकी वजह से लोग उबे हुए थे, नाराज थे उस हिंसा की हुँ, वजह से, और एक वो शांति और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ लोगों का रुझान था एक बना हुआ। एक मॉडल वो है। एक दूसरा मॉडल आंध्र प्रदेश का था, जिस जिस स्थिति में चचा उनका उभार हुआ था एनटी रामाराव का। कांग्रेस जी, के नेताओं ने वहाँ एक एक तेलुगु बिड्डा जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको अपमानित किया, एयरपोर्ट पर सार्वजनिक अपमान हुआ, और उसका एक ऐसा असर हुआ, उसका एक ऐसा मुद्दा बनाया एनटी रामाराव ने कि एक ही चुनाव में उनकी पार्टी सरकार में आ गई वहाँ। और एक तीसरा बिल्कुल। मॉडल केजरीवाल का था, जहाँ शीला दीक्षित की काम को लेकर के उतनी शिकायतें नहीं थी। ये जी, शिकायत से ज्यादा एक थकान थी, एक ऊब थी कि 15 साल से एक ही व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है। शीला हुँ, दीक्षित ही है 15 साल से, और कोई बदलाव होना चाहिए। ये बिल्कुल। एक ऊब थी, एक थकान थी उनकी। ये तीनों अलग-अलग चीजें थी, अलग-अलग स्थितियों के चुनाव हुए, और तीनों में नई पार्टी इमर्ज हुई और नई पार्टी ने चुनाव जीत लिया। तो ये बिहार में जो स्थिति है, वो कुछ-कुछ दिल्ली से मिलती-जुलती स्थिति है। देखिए, हुँ, बिहार में लोग परेशान तो हैं, समस्याएँ तो हैं वहाँ, शिक्षा स्वास्थ्य की और गरीबी, तमाम समस्याएँ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक किस्म की ऊब है 35 साल से 1 या 2 चेहरों को देखते रहने की, कि वहीं बिल्कुल। नीतीश कुमार और वहीं लालू यादव, ये दोनों। तो हुँ, कई बार लोगों को ये भी लगता है कि फ्रेश आइडियाज की जरूरत है, नई नई प्राणवायु के संचार की जरूरत है, और वो कोई जो नई वेव है या नया विचार है, वो नहीं दे पा रहे हैं दोनों लोग। हुँ, नीतीश कुमार भी नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ नाराजगी नहीं हो सकती, हो सकता है कि उनके प्रति अभी भी सद्भाव हो एक बड़े तबके का, जिसमें जी, महिलाएं भी हैं और अत्यंत पिछड़ी जातियां भी हैं, लेकिन उनको भी लग रहा है कि अब नए विचार की कमी है नीतीश कुमार के पास। वो कोई नया आइडिया बिल्कुल। लेकर के, उनकी सरकार हुँ, कोई नया आइडिया लेकर के नहीं आ रही है। अब आप हुँ, कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देना था, आप उसको 12 लाख हम कर देंगे, लेकिन वो कोई नया आइडिया नहीं है। नंबर्स नहीं, बढ़ा 12 देना लाख कि के बाद क्या होगा? 12 लाख के बाद क्या होगा? 12 लाख के वही बाद उस क्या होगा? वो कोई नया आइडिया नहीं है, और उतने से क्या जी, होगा, 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी का उतने से क्या हो जाएगा? जी, तो ये आप रोजगार कैसे जनरेट होगा, लोग आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? बिहार के पास जो अपने रिसोर्सेज है, रिसोर्स क्या, जो मैन पावर है। देखिए, हम लोगों के यहाँ श्रम को साधन कहा गया है, संसाधन कहा गया है। जी, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री होती थी, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, पहले उसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय होता था। तो बिल्कुल। एक मानव संसाधन तो है हमारे पास, बाकी चीजें भले नहीं हो, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, खनिज नहीं है हमारे यहाँ, बहुत पहाड़ पेड़ नहीं है हमारे यहाँ, समुद्र नहीं है, लेकिन मानव संसाधन तो है। उस मानव संसाधन का क्या इस्तेमाल हो सकता है? तो जी, वो उसको उसके इस्तेमाल का कोई आइडिया नीतीश कुमार के पास नहीं है, और वो कोई वैसा आइडिया तेजस्वी यादव भी नहीं दे पा रहे हैं। हुँ, तो आइडिया आज की बात होनी है, इसमें आइडिया चेहरा हो गया। एक पहले दौर की लड़ाई में प्रशांत किशोर स्टैब्लिश हो गए कि एक चेहरा है और वो बिहार के हैं। और एक दूसरी बात, ज्ञानेश्वर जी, जो आम आदमी किस चीज को महसूस करता है कि वो जिसके पीछे दाव लगाने जा रहा है, उसकी अपनी छवि या उसकी अपनी उपलब्धियां कैसी हैं। अरविंद बिल्कुल। केजरीवाल के साथ क्या था, अरविंद केजरीवाल आईआरएस थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, और वो नौकरी छोड़ करके आए थे। तो लोगों को लगा था कि ये आदमी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके आया है, तो ये जरूर कुछ अच्छा करेगा हमारे लिए। तो अपनी उपलब्धियां जिन लोगों की बड़ी होती हैं, उनके जी, प्रति लोग फैसिनेट होते हैं, उसको लोग पसंद करते हैं, उसको चुनना चाहते हैं, हुँ, उसको अपना नेता बनाना चाहते हैं। तो इस मामले में प्रशांत किशोर बाकी सारे लोगों से आगे हैं, क्योंकि उनकी अपनी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर चुके हैं, अमेरिका में काम करके लौटे हैं, और यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन किया हुआ है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैंपेन किया हुआ है, सक्सेसफुल कैंपेन किया हुआ है। तो एक सक्सेसफुल आदमी, एक सफल आदमी, दूसरे फील्ड का सफल आदमी जब आता है राजनीति करने, तो लोगों की उसके प्रति धारणा होती है और लोग उसके प्रति अच्छा सोचते हैं। तो ये प्रशांत किशोर बिल्कुल। की ताकत है कि उनकी बड़ी अपनी उपलब्धियां हैं, निजी उपलब्धियां हैं, और उसको दाव पर लगा करके वो आए हैं, और कहते भी हैं कि हमने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी हमने अर्जित किया है अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, हम बिहार को देने आए हैं। तो ये बिल्कुल। चीजें अपील करते हैं, ये त्याग का जो भाव है, ये भी अपील करते हैं। ये चीजें, इसकी लोग चर्चा करते हैं, ये सिर्फ हम नहीं, अपनी बात नहीं कर। आपने ज्ञान की बात की अजीत जी। मैंने प्रशांत किशोर से पूछा था कि लोग पूछते हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, तो प्रशांत किशोर का जवाब था, ज्ञानेश्वर जी, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे मेरे पास पैसा हो,
चाहे जितना हो। हमारे पास सरस्वती है, आपके पास सरस्वती है, इसलिए पैसा है। बिल्कुल। जिसके पास सरस्वती है, उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं है। सरस्वती दरिद्रता तो नहीं आने देती है, दरिद्र नहीं बनने देती। तो बुद्धि की देखिए, कमाई खाते हैं, आइडिया की ये भी कमाई खाते ये भी बिहार के अनुकूल बात है। देखिए, हैं। जी, बिहार वो प्रदेश है जहाँ धन की पूजा बाद में होती है, और हम लोगों जी, के यहाँ वैसे भी समूचे हमारी संस्कृति में, परंपरा में जो जो कामना होती है, 10 तरह की जो कामनाएँ होती हैं, उसमें यश की कामना को श्रेष्ठ माना जाता है। जी, कोई भी आदमी, आप किसी का पैर छूइएगा किसी बड़े का, तो वो आपको धनवान होने का आशीर्वाद नहीं देता, आपको यशस्वी होने का आशीर्वाद देता है, यश बढ़ने का बिल्कुल। आशीर्वाद देता है, बड़ा आदमी हुँ, बनने का आशीर्वाद देता है। तो बुद्धिमान होने का, शिक्षित होने का, तो ये उनकी ताकत है प्रशांत किशोर की, कि वो यशस्वी रह चुके हैं और वो हुँ, यश उन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी अपनी योग्यता के दम पर अर्जित किया है। तो एक यशस्वी आदमी को अगर चुनना होगा, अगर एक यशस्वी आदमी अपना यश लेकर के आया है अर्जित करके, तो बिल्कुल। उसको चुनने में लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लोग उसकी तरफ हुँ, रुझान दिखाते हैं, जो एक प्रशांत किशोर की ताकत है बाकी दूसरे लोगों के मुकाबले। जो अभी नए चेहरे हैं, तमाम नए चेहरे हैं, उनके लिए एक बड़ी नहीं वो तो चुनौती कह है। रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना, वो कह भी रहे हैं कि देखिए कम से कम देश में मैंने शुरुआत की चुनावी रणनीति की। आज बिल्कुल, देश में 20,000 लड़के ऐसे हैं ना, जो कमा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि मैं प्रशांत किशोर के साथ काम किया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, पहचान बिल्कुल। यही है। हाँ, उनकी पहचान यही है। पहले हाँ, तो हमें भी आपको याद होगा और आप मुझे भी तो याद है ही कि पटना में सारे जितने होम्योपैथी डॉक्टर होते थे, वो लिखते थे डॉक्टर बी भट्टाचार्य के जूनियर या उनके सहयोगी। बिल्कुल, 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 हाँ, हाँ, तो प्रशांत बिल्कुल, किशोर कह रहे हैं 20,000 लड़के तो कमा रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने तो यूनिवर्सिटी खोली ना, एक यूनिवर्सिटी हो गए जी, वो अपने आप में। जिस तरह से हम लोग जब बिल्कुल। जब पहले ट्रेनी जर्नलिस्ट के तौर पर हमने जनसत्ता जॉइन किया था, जनसत्ता अखबार, तो वो हमारी कल्पना का अखबार था। आपकी भी कल्पना का अखबार रहा होगा एक समय जनसत्ता, जी, जिस तरह का अखबार था। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। एक यूनिवर्सिटी हो गई, जनसत्ता एक यूनिवर्सिटी हुँ, है। वहाँ से जी, जितने लोग, आप जहाँ जहाँ देखिए, जिस बड़े चैनल में देखिए, जिस बड़े अखबार में देखिए, वो बताता है कि उसने ट्रेनिंग ली है, उसने नौकरी की है, उसने वहाँ लिखा है, उसकी ट्रेनिंग है। तो उसी तरह जी, की एक यूनिवर्सिटी हो गई प्रशांत किशोर अपने आप में। उन्होंने चुनाव हुँ, रणनीति भी सिखाई, चुनाव लड़ना भी सिखाया लोगों को। उन्होंने जो एक शुरू की, जो अलख जगाई, उसमें आज 20,000 लोग नौकरी कर रहे हैं। तो यही तो यश है उनका। और ये जी, तो ऐसे आदमी के साथ एक रुझान होता है, लोग जुड़ना चाहते हैं और मानते हैं कि ये किसी अपने मकसद के लिए नहीं आ रहा है, किसी अपने हित के लिए नहीं आ रहा है, ये सचमुच बिहार को ठीक करने आ रहा है। ये उनकी ताकत है, ये उनकी यूएसपी है, और इसी को वो आगे करेंगे। निश्चित रूप से उनके पास और भी बहुत सारे उनके तर्कस में तीर होंगे, लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं उसमें ये उनका सबसे बड़ी यूएसपी है, चुनाव चुनाव में सफल होने के लिए, कि वो एक यश अर्जित करके आए हैं और बिहार के लोग उनके पीछे जा सकते हैं। चलिए तो देखिए बिहार के लोग उनके पीछे जा सकते हैं और जो उनकी ताकत है, जो उनकी कमजोरी है, किधर बढ़ना चाहिए, किधर नहीं बढ़ना चाहिए, बिहार की उम्मीदें क्या है, बिहार की समस्याएँ क्या हैं और बिहार विकल्प किस रूप में तलाश रहा है, इस पर आज हमने चर्चा की है। प्रशांत किशोर चर्चा में तो आ गए हैं, फिर आखिर में हम कह रहे हैं वोट क्या है, क्या नहीं है, इसकी विवेचना अभी हम नहीं कर रहे हैं। 2 जून को जब पार्टी बना लें 2 अक्टूबर को पार्टी बना लेंगे और उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर के बाद यदि उपचुनाव की घोषणा होगी, तो उपचुनाव में भी हम लड़ेंगे। तो फिर सेमीफाइनल तो हो ही जाएगा ना, हाँ? या क्वार्टर फाइनल बिल्कुल। जो भी कह लीजिए। हाँ, तो प्रशांत किशोर की चर्चा और बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।